जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी जरूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होगी। बेशक आप चाहें और देखें कि इसका जो नाम है वो आरपीएफ की जो अब आपको कांस्टेबल और एसआई के जो भर्ती निकली हुई है उसका एग्ज़ाम आने वाला है, उसको ध्यान में रख के सीरीज चलाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो जीएस के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे वो हर एक एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि आपको पता है जो जीके जीएस वाला पार्ट है वो सभी में जो वनडे एग्जाम्स होते हैं सब में ही ऐसे ही पूछा जाता है लगभग, बस थोड़ा बहुत चेंजेस होता है ऊपर नीचे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आप सभी इसको, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी इस क्लासेस को ले सकते हैं, ये जो इस सीरीज चलेगी पूरी। और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा एग्जाम में। यहाँ से आपको देखिए, आप देखोगे कि यहाँ से जो है सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पेपर में देखने के लिए मिलेंगे जैसे आपको यहाँ कराए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को आज क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है यहाँ पर, हमें बताना है यहाँ पर राजस्थान में दर्रा को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि जो दर्रे होते हैं, दर्रा क्या होता है भाई, कोई भी जो पहाड़ी मार्ग होता है, मान लिया कोई दो ये पहाड़ी है, पहाड़ी मार्ग से जो निकलने का बीच का रास्ता होता है इसी को कहा जाता है दर्रा, जो कि एक प्राकृतिक मार्ग होता है पहाड़ी के बीच, इसे कहा जाता है दर्रा। तो इसी दर्रे को राजस्थान में जाना जाता है नाल के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, तो राजस्थान में दर्रे को किस नाम से जाना जाता है, नाल के नाम से जाना जाता है। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगिल दर्रा कौन से राज्य में स्थित है। तो अगिल दर्रे की अगर बात की जाए तो अगिल दर्रा हमारा स्थित है लद्दाख के अंदर। तो लद्दाख का जो अगिल दर्रा है ये इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए। लद्दाख की अगर हम बात करें तो भारत का एक यूनियन टेरिटरी है, और जम्मू कश्मीर भी हमारे क्या था, पहले एक स्टेट हुआ करता था, इसको अलग होकर ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरीज बनाई गई हैं। तो अगिल दर्रा जो है ये पड़ता है हमारे लद्दाख स्टेट के, यूटी के अंदर। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की छत के नाम से किसे जाना जाता है। तो विश्व की छत की अगर बात की जाए तो विश्व की छत के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये है तिब्बत का पठार। क्योंकि ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार, इसलिए इसको कहा जाता है, विश्व की छत के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिकॉय को मालदीव से कौन सा चैनल अलग करता है। यानी कि कौन सी डिग्री चैनल है जो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। तो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करने वाला जो चैनल है ये है हमारा 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल तो मालदीव को, यानी कि मालदीव जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मालदीव और हिंदी में बोलते हैं मालदीव, तो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करने वाला जो चैनल है ये हमारा 8 डिग्री चैनल। यही तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है। तो अंडमान को निकोबार द्वीप समूह जो है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल क्या करता है, ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में बहती है। तो गंगा नदी की अगर बात करें तो गंगा नदी ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी का नाम बताओ, तो नाम आएगा गंगा नदी का। गंगा नदी की बात करें तो ये गंगा नदी निकलती है गौमुख ग्लेशियर से, और इसी के साथ फिर जब ये भागीरथी में अलकनंदा मिल जाती है तो वहाँ से इसका नाम पड़ता है गंगा नदी। गंगा नदी की अगर बात करें तो ये भारत में जब एंटर कर, तो भारत में जब ये उत्तर प्रदेश में एंटर करती है तो उत्तर प्रदेश के ये होकर गुजरती है। कितने स्टेट्स आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो ये उत्तर प्रदेश के 28 डिस्ट्रिक्ट पूछा है यहाँ पर, जिले, तो कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश के ये 28 जिलों से होकर गुजरती है यहाँ पर हमारी गंगा नदी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा है हमसे, सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है। यानी कि जो हमारी सिंधु रिवर है ये भारत में जो एंटर करती है वो कहाँ से एंटर करती है, हमसे पूछा गया है। तो सिंधु नदी भारत में ये प्रवेश करती है दमचौक से। ये दमचौक से भारत में एंट्री लेती है, और जब ये भारत से बाहर निकलती है पाकिस्तान की तरफ जाती है तो ये कहाँ एग्जिट करती है, चिल्लास में। तो याद रखिएगा, सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है दमचौक से, और जब ये बाहर निकलती है एग्जिट करती है तो कहाँ से, चिल्लास से निकलती है। क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापी या ताप्ती। देखिए कभी कभी तो आपको ये तापी लिखा मिलता है और कभी आपको ताप्ती। तो तापी या ताप्ती नदी का उद्गम स्थल हमसे पूछा गया है। तो तापी या ताप्ती नदी पूछा है कहाँ से निकलती है,
तो तापी या ताप्ती नदी हमारी निकलती है सतपुड़ा श्रेणी से। अमरकंटक की पहाड़ी की अगर बात की जाए तो यहाँ से नर्मदा नदी सबसे इम्पोर्टेंट है जो यहाँ से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। और महाबलेश्वर से निकलती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी, इसका नाम आपको कमेंट में बताना है कि महाबलेश्वर से कौन सी रिवर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, लोकटक झील कौन से राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील की अगर बात की जाए ये भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। आपसे पूछा जाता है कि विश्व के एकमात्र जो तैरता हुआ पार्क है, नेशनल पार्क है, वो कहाँ पर है? तो वो भी मणिपुर में है और उसका नाम है केबुल लामजाओ। क्या नाम है? केबुल लामजाओ। तो केबुल लामजाओ जो है ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है जो कि कहाँ पर स्थित है? हमारे मणिपुर राज्य में स्थित है। और यहाँ पर एक जानवर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं डांसिंग डियर, उसको वहाँ की लैंग्वेज में कहा जाता है संघई। तो संघई या डांसिंग डियर भी कहाँ पर पाया जाता है? केबुल लामजाओ यानी कि मणिपुर में पाया जाता है। इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो सलाल बांध यहाँ पे हमसे पूछा गया है। तो ये सलाल बांध आपको देखने के लिए मिलेगा चिनाब रिवर पे। तो यहाँ पर हमारा जो सलाल बांध है कहाँ पर है? ये चिनाब नदी पर देखने के लिए मिलेगा। और ये झेलम और चिनाब ये दोनों ही सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। क्लियर हो इतनी बात? और भागीरथी, ये भागीरथी वही है जब ये अलकनंदा के साथ मिलती है तो भागीरथी इसका नाम बदल के क्या हो जाता है? गंगा नदी हो जाता है, अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विश्व में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो पूरे विश्व में बाजरे की अगर बात की जाए तो बाजरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भारत के अंदर। भारत विश्व में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत की जलवायु कैसी है? हमें बताना है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड टाइम्स आपसे अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत की जलवायु की अगर हम बात करें तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो याद रखिएगा भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया है, स्पंज आयरन में भारत कौन से स्थान पर है? देखिए आयरन के अलग अलग जो आयरन यानी कि लोहा होता है ये अलग अलग टाइप का होता है। तो इसमें एक इसकी वैरायटी है स्पंज आयरन। तो स्पंज आयरन की अगर बात की जाए तो इसमें जो भारत का स्थान है वो है पहला। तो स्पंज आयरन में भारत कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हमें बताना है कौन सा है। तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है हीरा। क्या होता है? हीरा। तो हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। और यहाँ पर अगर बात की जाए कोयले की तो कोयला भाई ये होता है 4 प्रकार का, जिसमें हम देखते हैं सबसे अच्छे प्रकार का कोयला जो होता है वो होता है हमारा एंथ्रासाइट। कौन सा होता है? एंथ्रासाइट जो होता है, एंथ्रासाइट कोयला जो होता है ये हमारा सबसे अच्छा प्रकार का कोयला माना जाता है, एंथ्रासाइट। और भारत में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है बिटुमिनस। भारत में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? बिटुमिनस कोयला भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट। पीट कोयले की अगर हम बात करें तो पीट कोयला पाया जाता है दलदली एरियाज़ में। और जो लिग्नाइट कोयला होता है हमारा, ये लिग्नाइट कोयला, इसको हम जानते हैं लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला के नाम से भी हम इसको जानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सारे, सभी ध्यान रखिएगा। तो हीरे जो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है वो होता है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? तो भारत की जो सबसे बड़ी तेल शोधनशाला स्थित है ये हमें बताना है कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भारत में अब प्रेजेंट में कितनी तेल शोधनशालाएँ हैं जहाँ पर जो पेट्रोलियम पदार्थ है, जो पेट्रोल है, उसको परिष्कृत किया जाता है। तो भारत की अगर बात की जाए तो भारत में इस टाइम वर्तमान में 25 तेल शोधनशालाएँ स्थित है वर्तमान समय में। तो भारत की इनमें जो सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है ये है कहाँ पर है? तो ये है हमारी जामनगर में। तो याद रखिएगा जामनगर में सबसे बड़ी भारत की तेल शोधनशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारसुगुड़ा। झारसुगुड़ा पड़ता है हमारा ओडिशा के अंदर। तो हमसे पूछा है झारसुगुड़ा ये ओडिशा में जो पड़ता है ये कौन सी कंपनी यहाँ पर स्थित है? तो झारसुगुड़ा में कौन सी कंपनी स्थित है इनमें से हमारी? तो ये हमारी स्थित है यहाँ पर वेदांता। तो वेदांता जो कंपनी है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारी स्थित है झारसुगुड़ा ओडिशा के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल जो थी वो कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो अगर बात की जाए सूती कपड़े की या सूती वस्त्र की, जो सबसे पहली मिल थी जो कि आधुनिक तरीके से लगाई गई थी, ये थी हमारी कोलकाता के अंदर। कहाँ पर थी? तो कोलकाता में। आप देखेंगे कि जब जितने भी हम अपनी कंपनीज या मिल वगैरह देखते हैं, सबसे पहले जो हमारा मेन फोकस जो पॉइंट रहा था, जहाँ से व्यापार वगैरह स्टार्ट हुआ था, तो वो कलकत्ता पश्चिम बंगाल से हुआ था। तो आपको ज़्यादातर हेडक्वार्टर्स भी इन सभी चीज़ों के वहीं पर देखने के लिए मिलेंगे। तो पहली जो मिल लगी थी कहाँ पर लगी थी? कोलकाता। और कोलकाता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे। मुंबई की अगर बात करें तो भारत की आर्थिक राजधानी है मुंबई, और इसी के साथ भारत का सबसे बड़ा और सबसे बिजी बंदरगाह की अगर बात करें तो वो भी क्या है? हमारा मुंबई है। और इस मुंबई बंदरगाह की ही कार्यभार को कम करने के लिए एक बंदरगाह बनाया गया था, कृत्रिम बंदरगाह, जो कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, जिसका नाम था नाहवा शेवा बंदरगाह, और अब प्रेजेंट में इसको जाना जाता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से। अहमदाबाद की अगर बात करें तो अहमदाबाद ये भारत का क्या कहा जाता है? इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और कोयम्बटूर की बात करें तो इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्लियर क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कागज का पहला सफल कारखाना लखनऊ में किस वर्ष लगाया गया था। तो पहला क्वेश्चन तो हमारे यहाँ से क्लियर हो जाता है कि कागज का जो पहला सफल कारखाना था वो कहाँ पर लगा था? लखनऊ में लगा था, जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। और अब हमें बताना है कि कौन से ईयर में ये लगाया गया था। तो ये 1879 में लगाया गया था कागज का पहला कारखाना। क्लियर है? 1879 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। तो हमें बताना है रबी की फसल कौन सी। तो देखिए रबी की फसल कौन सी होती है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो रबी की फसल वो होती है जो सर्दियों में बोई जाती हैं, वो कहलाती है रबी की फसल। और जो गर्मियों में बोई जाती है उन्हें कहा जाता है खरीफ की फसल। क्लियर है? अब हमसे पूछा है रबी की फसल इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पर जो रबी की फसल है ये हमारी अलसी। अलसी कहाँ? अलसी जो है हमारी ये कौन सी फसल है? रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है, हमें बताना है। तो दालों की अगर बात की जाए तो दालों को चाहे तो कंज्यूम करने की बात हो, चाहे उसका प्रोडक्शन करने की बात हो, दोनों में ही जो नंबर 1 पे आता है ये आता है हमारा भारत। भारत में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन भी किया जाता है और भारत में ही दाल सबसे ज़्यादा खाई भी जाती है। तो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश जो है वो हमारा भारत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी क्रांति संबंधित है। तो हमें बताना है कि बादामी जो क्रांति है वो किससे संबंधित है। तो जो ये बादामी क्रांति है ये रिलेटेड है हमारी मसाला उत्पादन से। तो जब मसाला उत्पादन की बात आएगी तो मसाला उत्पादन से संबंधित क्रांति का नाम है बादामी क्रांति। क्लियर है? चलिए अब आप मुझे बताइएगा कि जो विटिकल्चर है ये किससे संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, तंबाकू के पत्ते को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो तंबाकू के जो पत्ते हैं उन्हें सुखाया जाता है ताकि उनमें जो खुशबू है वो पैदा हो। तो यहाँ पर जो तंबाकू के पत्ते सुखाए जाते हैं, इसकी सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, हमसे पूछा है। तो इसके सुखाने की प्रक्रिया को कहा जाता है क्यूरिंग। क्यूरिंग है क्या होता है? तो क्यूरिंग होता है तंबाकू के पत्ते को सुखाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, फलों का उत्पादन क्या कहलाता है। तो जो फलों का प्रोडक्शन किया जाता है, फलों का उत्पादन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो फलों के उत्पादन को कहा जाता है पोमोकल्चर। क्या कहा जाता है? पोमोकल्चर। विटिकल्चर की अगर बात करें तो देखिए अभी पूछा था यहाँ पर, विटिकल्चर होता है यहाँ पर अंगूर की खेती। तो अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? विटिकल्चर। फ्लोरिकल्चर होता है फूलों के उत्पादन को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। और अब आपको बताना है ओलेरिकल्चर किसे कहा जाता है। कमेंट में जरूर बताइएगा क्योंकि अभी मैंने विटिकल्चर आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, फलों का उत्पादन क्या था हमारा? पोमोकल्चर। अब है ये, शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। तो हमें बताना है कि कितनी ऊंचाई पर शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, कितने मीटर से कितने मीटर की ऊंचाई पर। तो शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं हमारे 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर। तो 1500 मीटर से लेकर 3500 मीटर की ऊंचाई तक जो पाए जाते हैं वन हमारे, वो कौन से वन पाए जाते हैं? शंकुधारी वन पाए जाते हैं 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान केंद्र अपनी रिपोर्ट कितने वर्षों में जारी करता है। तो देखिए यहाँ पर जो वन अनुसंधान केंद्र है, अगर इससे आपसे पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है हमारा देहरादून में। कहाँ पर पड़ता है? तो देहरादून में स्थित है हमारा वन अनुसंधान केंद्र।
और ये जो वन अनुसंधान केंद्र है ये हर 2 वर्ष में अपनी रिपोर्ट को पेश करता है। तो यहाँ पर वन अनुसंधान केंद्र अपनी रिपोर्ट कितने साल में पेश करता है, क्वेश्चन ये पूछा था। तो 2 वर्षों में अपनी रिपोर्ट पेश करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, देहरादून के अंदर, जो कि किसकी कैपिटल है, उत्तराखंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला तटवर्ती कारखाना कहाँ पर लगाया गया था। तटवर्ती का मतलब है जो तट पर लगाया गया था। तो भारत का जो पहला तटवर्ती कारखाना था ये लगाया गया था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल वर्तमान में विशाखापट्टनम है और इससे अलग होकर ही बना था तेलंगाना। और तेलंगाना भारत का उस टाइम पर 29वां राज्य बना था, जो कि किससे अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से। आज की अगर बात की जाए तो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हमारी अमरावती। और याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा मसाले जो मिलते हैं, सबसे ज़्यादा मसालों का जो प्रोडक्शन होता है वो भी हमारे यहाँ कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में ही होता है। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी क्लास। आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास भी पसंद आई होगी। तो कमेंट करिएगा और बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।